हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। MCS 021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व के। दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। Q3, Q4 एंड Q5 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में भेज दीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट Q3, Q4 एंड Q5। तो यार 1-2 मैं करवा चुका हूँ, सीधा Q3 पे आते हैं। Q3, Q4, Q5 में क्या था? Q3 था रेड ब्लैक ट्री। जस्ट अ सेकेंड। हमसे उसने पूछा था रेड ब्लैक ट्री क्या होता है। तो यार ये है Q3 क्वेश्चन था। रेड ब्लैक ट्री थ्योरेटिकली ये इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना। रेड ब्लैक ट्री, एवियल ट्रीज दोनों इंपॉर्टेंट है। तो रेड ब्लैक ट्री होता क्या है? इनमें रेड ब्लैक ट्री और एवियल ट्रीज में आपको सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्रीज की कहानी आएगी। सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है? जैसे कि हमारे पास ये एक ट्री है ए के लेफ्ट में पड़ा है बी, ए के राइट में पड़ा है सी। एक ये ट्री है, एक ट्री है सपोज ये ए के लेफ्ट में बी के लेफ्ट में सी के लेफ्ट में डी। इस ट्री में अगर आप ध्यान से देखो तो सारे एलिमेंट्स लेफ्ट में ही हैं। इसको लेफ्ट स्क्यूड ट्री बोलते हैं। स्क्यूड, SKEWED। और अगर ये ऐसा हो जाए ABCD यानी राइट में चले जाए तो ये राइट स्क्यूड ट्री हो जाता है। अगर आपका ट्री लेफ्ट स्क्यूड ज़्यादा है या राइट स्क्यूड ज़्यादा है तो ऐसे ट्रीज को जब आप कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करोगे तो वो मेमोरी ज़्यादा लेगा, नल वैल्यूज़ को ज़्यादा स्टोर करेगा। मेमोरी कंजर्वेशन के लिए और बेहतर ऑपरेशंस हो, इंसर्ट डिलीट अच्छे से हो, इनका बैलेंस होना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा होना जरूरी है। मतलब जितना लेफ्ट साइड हो उतना ही राइट साइड हो, तो आपका ट्री अच्छा माना जाता होता है। ट्री को स्टोर करना और ऑपरेशन परफॉर्म करना इजी होता है। रेड ब्लैक ट्री ऐसे ट्रीज हैं जो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होते हैं, मतलब लेफ्ट एंड राइट हमेशा इक्वल कोट में ही चलते हैं, ज़्यादा नहीं चलते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज होते हैं, अपने आप ये ट्रीज होते रहते हैं। ये बाइनरी सर्च ट्री की तरह ही काम करते हैं। अगर आप रेड ब्लैक ट्री को बनाओगे तो उससे क्या होगा? आपके इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग में आपको आसानी मिलेगी। बैलेंसिंग मैकेनिज्म ऑफ रेड ब्लैक ट्री इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग कलर फ्लिप्स, रोटेशंस एंड अदर स्ट्रक्चर। अब सपोज आपका एक रेड ब्लैक ट्री है, रेड ब्लैक ट्री आपका ये बैलेंस्ड है सपोज ऐसे। अब आपने क्या किया? एक नया नोड ई यहाँ पे डाल दिया। अब ये बैलेंस खराब हो गया। अब इस बैलेंस को करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? कहता कलर फ्लिप होगा, रोटेट होगा और अदर ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा। रेड ब्लैक ट्री में हर एक नोड के दो ही कलर हो सकते हैं, रेड कलर एंड ब्लैक कलर, ठीक है ना? इसलिए इसको रेड ब्लैक ट्री कहा जाता होता है। दीज ऑपरेशंस हेल्प मेंटेन द रेड ब्लैक प्रॉपर्टीज व्हाइल रीऑर्गेनाइजिंग द ट्री टू बैलेंस। इसको रीऑर्गेनाइज करोगे, इस तरीके से लिखोगे कि भैया ये बैलेंस्ड रहे। रेड ब्लैक ट्री कई सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन में इनको यूज किया जाता है। तो ये है आपका रेड ब्लैक ट्री का इंट्रोडक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज, फीचर्स क्या थे? पहली प्रॉपर्टी कि भाई हर एक नोड या तो रेड कलर का होगा या तो ब्लैक कलर का होगा। तो जैसे ये नोड है, या तो ये रेड कलर के होंगे या ये ब्लैक कलर के होंगे। रूट नोड इज ऑलवेज ब्लैक। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ, कहता है जो टॉप पे एलिमेंट होता है ना वो हमेशा ब्लैक ही होगा, ठीक है ना? ऑल लीफ नोड्स जो होंगे वो ब्लैक आर कंसिडर, लीफ नोड्स को ब्लैक ही कंसिडर किया जाता होता है। लीफ नोड जिनके आगे कोई चाइल्ड ना हो। अगर नोड रेड है, इफ ए नोड इज रेड बोथ इट्स चिल्ड्रंस आर ब्लैक। अगर ये रेड है तो इसके दोनों चिल्ड्रंस का ब्लैक होंगे ही होंगे, ये भी एक रूल है। एवरी पाथ फ्रॉम ए नोड टू इट्स डिसेंडेंट लीफ नोड कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। अगर आप इस रूट को फॉलो करोगे, मतलब ऐसे ऐसे जाओगे नीचे की तरफ, तो काउंट करो ब्लैक नोड्स कितने आ रहे हैं, मान लो 1। अगर आप इस रूट को फॉलो करते हो कितने आ रहे हैं? 1। इस रूट को फॉलो करोगे, ब्लैक कलर कितने आ रहे हैं? 1। इस रूट को, किसी भी एक रूट को फॉलो कर लो, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स विल रिमेन सेम, वो सेम रहेंगे। ये है आपकी रेड ब्लैक प्रॉपर्टी। रेड ब्लैक ट्री मैंने साइड पे बना के दिखाया है और ये आपकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी। 5 मार्क का था, इतना याद कर लिया बहुत है। आगे चलते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम पूछा था उसने, उसका एल्गोरिदम लिखने को बोला था, फिर भी मैंने थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करी है कि बाइनरी सर्च होता क्या है। ये है थर्ड का बी पार्ट, राइट एन एल्गोरिदम ऑफ बाइनरी सर्च। देखो सर्च क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट पड़ी है, उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ये आपके पास एक लिस्ट पड़ी है, इसमें मान लो 5, 7, 4, 2 ये कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। आप कोई एलिमेंट ढूंढना चाहते हो कि क्या इसके अंदर 1 पड़ा है, तो 1 नहीं पड़ा।
इसको हम बोलते हैं सर्चिंग, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च आसान है और बाइनरी सर्च थोड़ी मुश्किल है, लेकिन लार्ज सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। जैसे ये 4 एलिमेंट हैं, अगर 4000 एलिमेंट्स हो तो उसके लिए बाइनरी सर्च बहुत अच्छा है। डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड है, इसका मतलब आपकी जैसे लिस्ट है, इसके अंदर आपके 100 एलिमेंट्स हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, समथिंग लाइक दैट। जरूरी नहीं इक्वल ही हो, 50-50, 20-80 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बाइनरी सर्च होती है, एक लीनियर सर्च होती है। लीनियर सर्च के कंपैरेटिवली बाइनरी सर्च फास्ट काम करती है। इसमें एक मिड वैल्यू निकाली जाती है। फॉर्मूला होता है यार, एक बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेस पे मिड निकाला जाता है। मिड की वैल्यू को आइटम से कंपेयर किया जाता है। ये कंपैरिजन 3 रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। दोनों सेम है तो भैया एलिमेंट मिल गया, सर्च वहीं रुक गई। अगर मिड वाला एलिमेंट बड़ा है, आइटम छोटा है, डाटा मिड छोटी है और आइटम बड़ा है, तो आप बिगिनिंग चेंज करते हो मिड +1, और अदरवाइज आप क्या चेंज करते हो, एंड जो मिड -1 कर देते हो। बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट पे ही लगेगी, लार्ज सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, मेमोरी स्पेस थोड़ी ज़्यादा लेती है। तो ये बाइनरी सर्च का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। ये आप एल्गोरिदम एग्जाम में लिख सकते थे, या एग्जाम के लिए आप इस एल्गोरिदम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो है क्या इसमें, एल्गोरिदम का नाम है बाइनरी। डेटा बिगिनिंग एंड मिड आइटम LOC ये वेरिएबल्स हैं। डेटा आपकी एरे को कहा गया है, बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट, मिड मिडल ऑफ द एलिमेंट, आइटम जो एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो, LOC किस लोकेशन पे आपको एलिमेंट मिला है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये थियोरेटिकली आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। शुरू कैसे करना है, बिगिनिंग 0 एंड n-1, बिगिनिंग 0 पे चला जाएगा, एंड लास्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। फिर आप मिड कैलकुलेट करो, जैसे कि 0 है और 5 है तो इनको प्लस किया, अपॉन 2 किया, ये 2.5 आ रहा है। 2.5 की लोकेशन नहीं होती तो आप 0.5 को इग्नोर करोगे, कैसे, इंट लगा के। इंट मेक श्योर कि आप इंटीजर वैल्यू को ही कंसिडर करो। फिर आप तब तक चलते जाओ जब तक कि आपका बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है, या जब तक आपको एलिमेंट मिल नहीं जाता, डाटा में आइटम के इक्वल नहीं हो जाता। अगर लेस देन है तो एंड मूव करो, अगर ग्रेटर देन है तो बिगिनिंग मूव करो, ठीक है ना। और ये 3rd स्टेप है, और 4th स्टेप ये बार बार मिड निकालते जाओ। तो ये 3 एंड 4 स्टेप आपको लूप में फंसा देगा कि जब तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर डेटा मिड आइटम के इक्वल आ जाता है तो जो मिड लोकेशन है वही LOC बन जाएगा और आपकी सर्च सक्सेसफुल होगी। अगर नहीं मिला तो LOC -1 रहेगा। 0 to n-1 में -1 लोकेशन नहीं हो सकती है, इसका मतलब आपको एलिमेंट नहीं मिला है। तो ये आपका एल्गोरिदम लिखना था बाइनरी सर्च का। प्रॉपरली समझना है तो इसका वीडियो है, मैं इस वीडियो का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखो और सॉल्व करके दो। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है। सिलेक्शन सॉर्ट मिनिमम एलिमेंट उठाती है, उठा को उसको आगे रखते जाती है, ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट है। इसको सूडो कोड भी कह सकते हो, इसको आप एल्गोरिदम भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो सेम एल्गोरिदम का नाम क्या है, सिलेक्शन। आप एक एरे वेरिएबल ले रहे हो, जो एरे होगी अनसॉर्टेड की, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जो मिनिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स क्या है, min IDX, IJ लूप चलाने के लिए है, टेम्परेरी वेरिएबल स्वैपिंग करने के लिए यूज किया गया है। कहता 0 से लेकर हर एक एलिमेंट के लिए आप ये स्टेप्स चला दो। मिनिमम इंडेक्स आपने निकालना है, मिन इंडेक्स आप i के बराबर सेट कर दो, min IDX वैल्यू के बराबर सेट कर दो, लूप लगाओ, जब तक आपको उससे छोटा एलिमेंट मिला जाएगा उसको स्वैप करते जाओ, इन द एंड लास्ट स्वैप करो, जब आप और i+1 करके अगले एलिमेंट के लिए इसको यूज कर दो। तो ये आपको स्टेप्स याद करने हैं, इन स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन आपको अभी आगे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। वो कह रहा था इसको सॉर्ट करके दो भैया सिलेक्शन सॉर्ट के हिसाब से। तो मैंने पहले समझा दिया कि सिलेक्शन सॉर्ट में हर एक पास में हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं और उसका फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं। अगले पास में हम सेकंड स्मॉलेस्ट ढूंढते हैं, अगले पास में थर्ड स्मॉलेस्ट, अगले पास में फोर्थ स्मॉलेस्ट, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज जब तक पूरी लिस्ट सॉर्ट ना हो जाए। तो ये शुरू किया मैंने प्रोसेस, ये एलिमेंट थे, अभी के लिए मैं 0th पोजीशन का एलिमेंट ढूंढ रहा हूं तो लोकेशन 0 है। इस लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, वो है 10। तो मिन कितना हो गया 10। इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, काउंटिंग मैं ऐसे कर रहा हूं, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे। तो इसकी पोजीशन है 1, तो मिन इंडेक्स 1 हो गया। 1 पोजीशन और 0 पोजीशन के एलिमेंट को स्वैप कर दो, मतलब 10 और 25 स्वैप हो जाएंगे, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे मैंने ये मार्क लगा दिया है, ये मार्क रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ तक के एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। अगली बारी मैं फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि 0 सॉर्ट हो चुकी है मेरी, मैं फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ इस लिस्ट में। अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 18।
कौन सी पोजीशन पे पड़ा है, फिफ्थ लोकेशन पे पड़ा है। फिफ्थ लोकेशन के एलिमेंट को फर्स्ट लोकेशन के एलिमेंट से स्वैप कर दो, तो 25 और 18 स्वैप हो गए, 18 इस तरफ आ गया, 25 उस तरफ चला गया। अब ये दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं। अगेन थर्ड पोजीशन का एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ LOC2 का, यहाँ के लिए सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 21, थर्ड लोकेशन में पड़ा है। इन दोनों को अगेन स्वैप कर दो, इतने एलिमेंट सॉर्ट हो गए। ये स्टेप बाय स्टेप आप कर करके दिखा सकते थे, ठीक है ना। फिर स्टेप 4, अब इतने एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 45, जो कि पोजीशन पे पड़ा है, लास्ट पोजीशन पे पड़ा है, उसको आप स्वैप कर दो 65 से, तो ये पोजीशन बन गई। इन दोनों में से छोटा 50 उसी पोजीशन पे है, वहीं रहेगा, 65 ये पोजीशन में है। इन द एंड ये आपका फाइनल आंसर स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन सॉर्ट सॉल्व करने का आ गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये सारा प्रैक्टिकल था लेकिन ये आसान था, बहुत आसान है ये। कहता है लेट ई डिनोट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कहता है मेरे को एक बाइनरी ट्री बना के दो ई का। आपको एक्सप्रेशन ट्री का बाइनरी ट्री बनाने को बोला है। इसका मतलब ये है, एक्सप्रेशन ट्री में होता क्या है, अगर आपका A+B है, एक्सप्रेशन ट्री का रूल होता है कि रूट नोड हमेशा जो होगा वो कोई ऑपरेशन होगा, इसके लेफ्ट और राइट में ऑपरेंड होंगे, ऑपरेंड हमेशा लीफ नोड होंगे, और ऑपरेटर हमेशा कोई ना कोई रूट नोड ही बनेगा, चाहे सब ट्री का रूट नोड बने चाहे पूरे ट्री का रूट नोड बने। ये रूल है। आपको सिर्फ बाइनरी ट्री ड्रा करने को बोला था, ये मैंने अगले स्क्रीनशॉट में बना दिया है, ये देखिए। तो ये मेरा बाइनरी ट्री था, ठीक है ना। इसका आंसर ये रहा। कैसे किया है मैंने, पहले ये मल्टीप्लाई है हायर प्रायोरिटी, मल्टीप्लाई के लेफ्ट में ये सारे ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई के राइट में ये सारे ऑपरेशन है। तो मल्टीप्लाई को मैंने क्या किया, रूट नोड बना दिया। फिर मल्टीप्लाई का पहले लेफ्ट सोल्व करते हैं। लेफ्ट में क्या है, A+B - C, तो ये प्लस है, प्लस को मैंने यहाँ पे नोड बना दिया, प्लस के लेफ्ट में A है, इसके लेफ्ट में A डाल दिया, प्लस के राइट में ये ब्रैकेट के थ्रू प्रायोरिटाइज्ड है तो ये पहले होगा, तो राइट में गया, माइनस को रूट नोड बना दिया B और C। तो सबसे पहले ये इक्वेशन सोल्व होगी, इसका जो भी आंसर आएगा वो ऊपर जाएगा, वो A की वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो ऊपर चला जाएगा। अभी इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी बाकी थी, तो मैंने आगे फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करी है। इस राइट हैंड साइड में अगेन ये डिवाइड है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो ये डिवाइड है, ये डिवाइड के लेफ्ट में चला गया और ये सारा डिवाइड के राइट में आ गया। जब मैं लेफ्ट में गया तो -DE था, तो -DE, तो पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसका आंसर ऊपर चला जाएगा। फिर F+G - H, तो प्लस और माइनस यार सेम प्रायोरिटी के होते हैं, चाहे तुम पहले माइनस लिख लो चाहे तुम प्लस लिख लो, वो मैटर नहीं करता। तो मैंने माइनस सॉल्व किया, माइनस के राइट में क्या है, H है, तो माइनस के राइट में H चला गया है, माइनस के लेफ्ट में F+G है, तो माइनस के लेफ्ट में प्लस और FG। तो ये सबसे लोअर लेवल है, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सारे लेवल सॉल्व होंगे, फिर ये लेवल सॉल्व होगा और फिर ये लेवल सॉल्व होगा। इन द एंड यू गेट द योर फाइनल आंसर एंड दिस वाज योर फाइनल बाइनरी ट्री जो आपको बनाना था, ये उसका आंसर था। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट पूछा है, ठीक है ना। एक्चुअली उसने सॉल्व करने को नहीं बोला, उसने बोला है कि भैया हर एक की कम्प्लेक्सिटी बताओ, कौन सा अच्छा है, और एक स्टेटमेंट दिया है, इसको समझाओ मुझे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं जरा। पहले तो भैया उसने टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने को बोला था, तो मैं बबल सॉर्ट से शुरू कर रहा हूँ। बबल सॉर्ट सबसे आसान सॉर्टिंग में से है, ये एलिमेंट स्वैप करती रहती है, जैसे 5 है, 2 है, 1 है, 3 है। ये पहले इन दोनों को कंपेयर करेगी, फिर इसको सॉर्ट कर देगी 2 5 1 3, फिर इन दोनों को कंपेयर करेगी, फिर सॉर्ट कर देगी 2 1 5 3, फिर इन दोनों को सॉर्ट करेगी तो सॉर्ट कर देगी 2 1 3 5। बड़ा एलिमेंट एकदम एंड में चला जाएगा एंड देन ये इस पर दोबारा चली जाएगी। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है ON, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने नंबर लगेंगे। ये बेस्ट केस है। बेस्ट केस क्या है कि बेस्ट केस में आपको ऑलरेडी मैंने सॉर्टेड ही दे दिया है, तब भी ये कंपैरिजन तो करेगा ही ना। तो ये बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी है इसका ON। द बेस्ट केस अकर्स व्हेन द इनपुट एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। जब ऑलरेडी सॉर्टेड है तो बेस्ट केस होता है। बबल सॉर्ट ओनली रिक्वायर्स अ सिंगल पास, एक पास में सारा कुछ कर देगी, किसी स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्स्ट केस क्या है, टोटली उल्टा दे दिया है, 5 3 2 1, तो ये वर्स्ट केस है। यहाँ पे इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ON² हो जाती है, ON²। इन द एवरेज एंड वर्स्ट केस सिनेरियोस बबल सॉर्ट रिक्वायर्स मल्टीपल पासेस थ्रू द एरे टू सॉर्ट द एलिमेंट्स इन ईच पास इट कंपेयर्स। और वही चीज़ है, पहले ये एक पास मैंने करके दिखाया था आपको, जिसमें 5 एलिमेंट एंड में चला गया है। हर एक पास में आप क्या करते हो, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हो, स्वैप करते हो, ठीक है ना। इसलिए आपको n ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और n एलिमेंट्स के लिए n-1 पासेस लगते हैं, इसलिए ये ON² है। तो ये था आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट का। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट का। क्विक सॉर्ट क्या होता है, ये हाफ में डिवाइड, ये 2 तरीकों से होती है। एक होता है जैसे कि पाइवट एलिमेंट ले लेती है 15 12 6 9 21,
पहले पाइवेट एलिमेंट 15 ले लेती है, 15 को एकदम राइट पोजीशन पे रखने की कोशिश करेगी। मान लो 12, 6, 9, 15, 21 ये पाइवेट एलिमेंट हो गया। इसके इस तरफ सारे एलिमेंट 15 से बड़े होंगे, इसके ये सारे एलिमेंट 15 से छोटे होंगे, फिर ये दो हिस्सों में स्प्लिट कर देगा और फिर यहाँ पे दोबारा प्रोसेस यही शुरू कर देगा। बेस्ट केस एंड एवरेज केस, अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो n log n कंपैरिजन होंगी। log n मतलब हाफ में डिवाइड होता जाता है, तो जहाँ पे ये बाइनरी सर्च हो जाए, मर्ज सॉर्ट हो जाए, क्विक सॉर्ट हो जाए, ये log n में चले जाएंगे। क्विक सॉर्ट हैज एन एवरेज एंड बस्ट केस कंप्लेक्सिटी ऑफ व्हेन द पार्टीशनिंग इज बैलेंस्ड है, इक्वल है। दिस occurs when the pivot is chosen such that it divides the input array into two roughly equal side arrays। मतलब जो पाइवेट एलिमेंट था वो ऐसा था कि उसके इस तरफ भी 4 नोड्स हैं और इस तरफ भी 4 नोड्स हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो ये बेस्ट केस बना के देगी ON log n। वर्स्ट केस कब देगी? ON स्क्वायर देगी। कब देगी? पार्टीशनिंग इज हाईली अनबैलेंस्ड, एक तरफ 8 एलिमेंट बन गए और एक तरफ एक ही एलिमेंट है, जैसे 15 इस तरफ 8 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। द पाइवेट है चूजन एट ईच स्टेप कंसिस्टेंटली पार्टीशंस आर इनटू सब पार्ट्स, वो पार्ट्स में डिवाइड करता जा रहा है, ठीक है ना। इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड हो तब भी ये होगा, या सेम एलिमेंट पड़े होंगे तब भी ये केस आएगा। 15 3 बार हैं, ऐसे केस में वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा, या ऑलरेडी सॉर्टेड है तभी वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। ऐसे केस में ये भी ON स्क्वायर ही लेगी। It's worth noting that although quicksort has worst case complexity of ON square, in practice it often performs significantly better than bubble sort। अब आप कहोगे कि भैया ON square तो उसका भी निकला था बबल सॉर्ट का वर्स्ट केस, और इसका भी निकला है, लेकिन रियल में मोस्टली 10 में से 9 बार ये ON log n ही परफॉर्म करेगी ऑपरेशंस। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बबल सॉर्ट में और क्विक सॉर्ट में। बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस सिनेरियो चाहे ON स्क्वायर है, लेकिन क्विक सॉर्ट का ON स्क्वायर के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर उसने एक स्टेटमेंट बोली थी कि बेस्ट केस फॉर बबल सॉर्ट इज वर्स्ट केस फॉर क्विक सॉर्ट। कहते बबल सॉर्ट को जो आप बेस्ट मानते हो वो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट है, इसको समझाओ। तो ये सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। द स्टेटमेंट बेस्ट केस इज नॉट एक्यूरेट। इन फैक्ट द बेस्ट केस फॉर बबल सॉर्ट इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन द वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट। उल्टा है, क्विक सॉर्ट का जो वर्स्ट केस है उससे थोड़ा अच्छा है बबल सॉर्ट का बेस्ट केस। बबल सॉर्ट कंपैरिजन बेस्ड है, रिपीटेडली कंपेयर करती है, स्वैप करती है, ठीक है ना। बेस्ट केस का तब आएगा जब ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, जहाँ पे आपको कोई स्वैप नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे केस में ON लगेगा। लेकिन क्विक सॉर्ट की बात करोगे वो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है, जो सिलेक्ट पाइवेट एलिमेंट करती है, एरे को पार्टीशन करती है 2 एरेज में, रिकर्सिवली सॉर्ट करती है। वर्स्ट केस तब आएगा जब पाइवेट एलिमेंट जो है वो स्मॉलर से लार्जेस्ट एलिमेंट निकल जाता है, जिसके लिए अनबैलेंस पार्टीशन रिजल्टिंग इन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ON स्क्वायर। देयरफॉर द बेस्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट where it has complexity of ON is significantly better than the worst case of quicksort where it has time complexity of ON square। तो ये आपकी स्टेटमेंट वेरिफिकेशन को मैंने सॉल्व किया है। ये था आपका 4th का 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं 4th का B पार्ट। अब उसने ये बोला था भैया डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एल्गोरिदम लिखो और सूडो कोड लिखो। यार एल्गोरिदम और सूडो कोड दोनों याद करने बहुत मुश्किल है। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो ये 4th क्वेश्चन छोड़ देता, पर कोई बात नहीं, मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड करना था तो मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है ना। एज अ स्टूडेंट मैं बोलता हूँ, जब मैं कहता हूँ टफ है, कि नए स्टूडेंट के लिए इतना कुछ याद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती क्या है पहले ये समझ लें। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के 2 एंड होते हैं, एक होता है हेड एंड और एक होता है टेल एंड। यानी आप आगे से भी नोड को प्रोसेस कर सकते हो, आप पीछे से भी नोड को प्रोसेस कर सकते हो। हर एक नोड डब्ल्यू लिंक लिस्ट के 3 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको डाटा रखोगे, एक होता है लेफ्ट नोड और एक होता है राइट नोड। लेफ्ट नोड पिछले पॉइंटर का एड्रेस रखेगा, राइट नोड अगले पॉइंटर का एड्रेस रखेगा। लेफ्ट और राइट कहने के बजाय आप इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी कह सकते हो। ये बैकवर्ड है और ये फॉरवर्ड है। ये मैंने करके दिखाया है कि 1 2 3 3 नोड है। 1 नोड के इन्फो में 10 पड़ा है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नल, इसके आगे 2 है तो ये आगे 2 को पॉइंट करता है, 2 के पीछे 1 है, 2 के आगे 3 है, 2 में 20 नोड रखा हुआ है, 3 के पीछे 2 नोड है, 3 के आगे कोई नोड नहीं है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट इसको ऐसे बोलते हैं। अब भैया इसका सूडो कोड ऑलमोस्ट होता है कि आप इसका प्रोग्राम लिख के दो। ऑलमोस्ट सूडो कोड मैंने लिख तो दिया है, बट ये याद करना मुश्किल है, फिर भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। इंसर्ट नोड करने जा रहे हो, पोजीशन बता देना किस पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, नया नोड कौन सा है, और डब्ल्यू लिंक लिस्ट की आप लिस्ट दे दो। मतलब आपकी जो लिंक लिस्ट है ना, जैसे ये लिंक लिस्ट बनी पड़ी है सपोज, ये आप लिंक लिस्ट दे देना मुझे, ठीक है, और नया नोड जो डालना है वो बता देना मुझे, और किस पोजीशन पे डालना है, यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, यहाँ डालना है। ये 3 चीज़ें मुझे बता देना, तब मेरा कोड चलेगा।
अगर पोजीशन उसने लेस देन 1 कर दी, यहाँ पे बोल रहा है, या लेंथ से एक ज़्यादा बोल दी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं इंसर्ट तो कर नहीं सकता, तो इनवैलिड पोजीशन देके वापस आ जाऊंगा। अगर उसने पोजीशन 1 बोला है तो इसका मतलब वो बिगिनिंग में इंसर्ट करने को बोल रहा है, तो इसमें सिर्फ आपका हेड एडजस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, यहीं से कर लेना। अगर आपकी पोजीशन लेंथ DLL+1 है, मतलब एंड में प्लेस करने को कह रहा है, तो आपके टेल नोड एडजस्ट होंगे मेनली, ठीक है ना। और अगर इन बिटवीन कहीं बोल रहा है तो आपको प्रीवियस नोड को देख के ध्यान से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उसका स्टेटस ये है, और इन द एंड आप नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली भेज देते हैं। ये सूडो कोड है। अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। ये एल्गोरिदम मेरा बनाया हुआ है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है। देखो, जब आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करते हो ना, जैसे ये आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखूंगा, ये हेड नोड है, ये टेल नोड है, ठीक है ना। हेड नोड 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे 10 पड़ा है, यहाँ पे 20 पड़ा है, इसके पीछे 1 है, क्रॉस को यहाँ पे आ जाएगा, इसके आगे 2 है, क्रॉस आ जाएगा। ये आपकी लिंक लिस्ट मान लो बनी पड़ी है। अब आप बोलते हो मैं 30 नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं बिगिनिंग में इंसर्ट करने जा रहा हूँ, ये आसान होता है। सबसे पहले आप ये देखते हो इंसर्ट करते हुए कि कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। ओवरफ्लो तब होता है जब आपके पास इंसर्ट करने के लिए जगह ना हो। लिंक लिस्ट में एक अवेल नोड चलती है। अवेल नोड ये बताती है कि कितने एम्प्टी नोड्स पड़े हुए हैं, कितने नोड्स अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबिलिटी नल हुई, इसका मतलब आप लिंक लिस्ट में इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जगह नहीं है। तो मैंने वो चेक किया कि अवेल नल है, तो भैया ओवरफ्लो हो गया, मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, मान लो अवेल नो में एक नोड पड़ा हुआ है, मान लो 3 नंबर नोड पड़ा हुआ है, तो इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के इसको हम नाम दे देंगे न्यू नोड, और अपनी इस अवेल को एडजस्ट कर देंगे कि 3 के बाद अगर कोई अगला नोड है वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो ये स्टेप और ये स्टेप आपकी अवेल को एडजस्ट करते हैं। वंस आई गेट दिस न्यू नोड 3, तो मैंने क्या किया, इसके इंफॉर्मेशन में एलिमेंट डाल दिया, जैसे 30 यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस स्टेप से आइटम वैल्यू 30 इन्फो न्यू में डाल दो। क्योंकि ये नोड मैं आगे इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो इसका बैकवर्ड नल डाल दो, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, इसका बैकवर्ड नल डाल दो। फिर स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है तो हेड नोड है वो यहाँ पे रख दो, ताकि ये चेन ऐसे बन जाए, ठीक है ना। और ये जो हेड का ये बैक है, ये क्रॉस की जगह अब हो जाएगा 3, ताकि ये इसको पॉइंट आउट करे। ये यहाँ पे किया है। फिर मैंने क्या किया है, बैक हेड एडजस्ट कर दिया। फिर मैंने किया कि जो नया नोड होगा हेड है, हेड अब 3 नंबर नोड से हो जाएगी, तो अब इस तरीके से लिस्ट चलने लग जाएगी, और एग्जिट कर दिया। तो ये आप स्टेप्स हैं जिसको आप समझ सकते थे, पेपर में लिख सकते थे। रेड कलर वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं कि इस स्टेप से क्या हो रहा है। फिर था आपका डिलीशन का, तो डिलीशन का भी सेम वही सिचुएशन रखी हुई है। भैया मेरे को लिंक लिस्ट दे देना डबली, और किस पोजीशन से एलिमेंट डिलीट करना है वो दे देना। अगर आपने पोजीशन गलत दी है तो मैं मैसेज दे दूंगा इनवैलिड पोजीशन। अगर 1 दी है तो फर्स्ट नोड डिलीट करने को बोल रहे हो। अगर आपने इक्वल टू लेंथ दे दी है तो लास्ट नोड डिलीट करने को बोल रहे हो। अगर कोई और दिया है तो आप इन बिटवीन किसी नोड को डिलीट करने को बोल रहे हो। अगर आप फर्स्ट नोड डिलीट कर रहे हो तो आपके हेड एडजस्ट होंगे। अगर आप लास्ट नोड डिलीट करने को बोल रहे हो तो आपके टेल एडजस्ट होंगे। और अगर आप कुछ और करने को कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपकी प्रीवियस पोजीशन को एडजस्ट किया जाएगा। तो ये आपका सूडो कोड है। आगे चलते हैं, एल्गोरिदम वही। अब डिलीट करने जा रहा हूं तो अगेन मुझे ये देखना है कि भैया डिलीट करने के लिए नोड है भी कि नहीं। अगर हेड इक्वल टू नल है, मतलब आपके पास कोई नोड डिलीट करने को नहीं है, तो आप अंडरफ्लो कह के वापस आ जाओगे। अगर आप डिलीट कर रहे हो और नोड पहले नंबर पे है तो उसको आप पॉइंटर मान लो। जैसे आपका ये 1 नंबर नोड था ना, 1 नंबर नोड में आपकी ये वैल्यू पड़ी हुई थी लाइक 1, इसके अंदर 10 पड़ा था, ये क्रॉस था, ये 2 था, तो इसको मैंने पीटीआर मान लिया। हेड इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट 1 की जगह, क्योंकि ये हट जाएगा, मेरा हेड किसको पॉइंट आउट करेगा, 2 नंबर नोड को। तो मैंने कहा कि जो हेड नोड है वो अब 1 से हटा के हेड के नेक्स्ट में एक वैल्यू पड़ी है 2, उसके बराबर कर दो। तो ये 2 नोड आ गया। अब आप ध्यान दो 2 ने प्रीवियस नोड को भी लिंक रखा होगा, तो इसके प्रीवियस को नल करना है। जो नया हेड बनाया है उसके प्रीवियस को नल कर दीजिए। नल करने के बाद ये जो नया आपने पीटीआर निकाला है उसको फ्री कर दीजिए मेमोरी से। दैट्स इट। ये 6 स्टेप थे आपके डिलीशन के। मे भी आप एल्गोरिदम्स याद कर भी सकते हो, सूडो कोड मत करना, एल्गोरिदम्स कर लेना, ठीक है। इसी के साथ आपका 4th का ए पार्ट 10 मार्क्स का हो गया और बी पार्ट 10 मार्क का हो गया है, इंसर्ट डिलीट। तो 4th के ए बी दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 5th पे बात करते हैं क्रूस्कल एंड एवीएल। तो क्रूस्कल एल्गोरिदम क्या है? देखो यार, मिनिमल स्पैनिंग ट्री होता है, ये आएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। आपके पास कोई भी ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ के साथ आपको कुछ वेट्स दिए गए हैं, इसका आप एक MST निकाल सकते हो, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, अगर आपके 4 वर्टेक्स हैं तो 3 एजेस ही लगेंगी। मेक श्योर करो कि उन 3 एजेस का टोटल कॉस्ट सबसे कम हो। जैसे मैं इन वैल्यूज को ऐड करूँ 1 + 2 + 3 तो ये 6 है, इससे छोटा रास्ता नहीं है, इसी को मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कहते हैं। तो ये आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन आ गया। इसके लिए क्रूस्कल काम करता है। क्रूस्कल क्या करता है, पहले इन एजेस को सॉर्ट कर लेता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर लिस्ट में से एलिमेंट उठाता है, नोड उठाता है, उसको चेक करता है कहीं वो साइकिल तो नहीं बना रही। अगर साइकिल नहीं बना रही है और वो लोएस्ट एज है तो उसको ऐड कर लेता है अपने सोल्यूशन में, नहीं तो वो उसको छोड़ के अगले वर्टेक्स को पिक कर लेता है। ठीक है ना। तो ये आपका एल्गोरिथम थ्योरेटिकली आप लिख सकते थे नीचे क्रूस्कल का, और ऊपर मैंने मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का डेफिनेशन दिया है। ये आपका सोल्यूशन है। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है ना। आपने क्या किया, सारे वर्सेस के नाम लिख देने हैं, ABEDC, जो वर्सेस हैं वो लिख दो और इन एजेस को सॉर्टेड ऑर्डर में डाल दो। ठीक है ना। तो सॉर्टेड ऑर्डर में सबसे छोटी कौन सी है, 4, C4 सबसे पहले, ये एज D और C के बीच में है, तो एज D to C है, वेट 4 है। अगली 6 वाली 2 हैं तो उनको लिखा। अगली 7, 8, 10, तो 7, 8, 10 को सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लिया। फिर आपने क्या करना है, पहली एज उठाओ और देखो उसके लगाने से कहीं साइकिल तो नहीं बन रहा, लाइक ABEDC। 4 नंबर जो एज है वो D और C के बीच में है, ऐसा लगाने से कोई मेरा साइकिल नहीं बन रहा है, तो इसको आप कंसिडर करोगे ओके। वर्टिसेस कितने हैं आपके पास, 5 वर्टिसेस हैं, तो आपने सिर्फ 4 एजेस लगानी है, एक कम। एक एज आप लगा चुके हो, 3 एज लगाने वाली रह गई। A to E इसको इंक्लूड करता हूं तो मेरा साइकिल नहीं बन रहा है, तो ये भी ठीक है, इसको भी रख लिया। अगली क्या है, B to C ये वाली, इससे भी मेरा बंद नहीं हो रहा है बॉक्स, मैंने इसको भी कंसिडर कर लिया। फिर क्या है, E to D, ये सीधा सीधा था 7, ये सीधा आपका सॉल्यूशन निकल गया। इन सबको ऐड कर लिया, 6 + 7 + 4 मेरा आ गया 23। तो मेरा मिनिमम कॉस्ट क्या आया है, 23 आया है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है ना। जिन पे मैंने ग्रीन टिक लगाया है तो उन एजेस को हम अपने पाथ में इंक्लूड कर रहे हैं, कॉस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं, बाकियों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, AVL ट्रीज। AVL ट्री थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, कर लेना, AVL रेड ब्लैक दोनों। AVL ट्री अगेन ये भी सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री हैं। AVL ट्रीज एंड रेड ब्लैक ट्रीज ऑलमोस्ट सेम, बस उसमें कलर की कहानी आ जाती है रेड ब्लैक की, और कुछ नहीं। सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होंगे, बैलेंसिंग निकालने के लिए आप बैलेंस फैक्टर को यूटिलाइज करोगे। इनको इनके इन्वेंटर्स के नाम से जाना जाता है, एडल्सन, वेल्स्की और लैंडिस, इन 2 बंदों ने मिलकर आपका ये AVL ट्री प्रोड्यूस किया था, तो इसको AVL इनके इनिशियल्स के नाम से जाना जाता है। हम मेक श्योर करते हैं कि लेफ्ट ट्री की हाइट और राइट ट्री की हाइट इक्वल रहे। ठीक है ना। इसको जानने के लिए हम एक बैलेंस फैक्टर वैल्यू को कंसिडर करते हैं। बैलेंस फैक्टर की वैल्यू हर एक नोड की अगर इन तीनों में से -1, 0 और 1 में से है तो ये बैलेंस माना जाता है, नहीं तो इसको बैलेंस नहीं माना जाता होगा। ठीक है ना। अगर बैलेंस फैक्टर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ट्री अनबैलेंस्ड होगा। अनबैलेंस्ड ट्री को बैलेंस करने के लिए आप रोटेशंस यूज करते हो। 4 तरीके की रोटेशंस होती हैं, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन एंड राइट लेफ्ट रोटेशन। तो ये आपका AVL ट्री का डेफिनेशन है। अब मैंने आपको यहाँ पे बैलेंस फैक्टर भी समझा दिया है भैया। तो बैलेंस फैक्टर मैंने क्या समझाया, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आपका ये ट्री है, तो E को उठाते हैं हम। बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। E के लेफ्ट में कितने एलिमेंट है, 0। E के राइट में कितने एलिमेंट है, 0। 0 - 0 करोगे तो 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आया, 0। सेम लीफ नोड्स का बैलेंस फैक्टर 0 ही होगा, तो उसको लिख दिया। B के लेफ्ट में कितने हैं, 1। B के राइट में कितने हैं, 1। 1 - 1 0। D के लेफ्ट में, D के राइट में 0। A के लेफ्ट में कितने लेवल हैं, 2। BA के राइट में कितने लेवल हैं, 2। 2 - 2 0। अब आप इस ट्री को देखो, जो ग्रीन कलर में मैंने बैलेंस फैक्टर निकाला है, इसमें से किसी भी नोड की जो मेरी बैलेंस फैक्टर आया है वो इनसे एक्सीड नहीं हुआ है, तो ये बैलेंस्ड है। अब इस ट्री की बात करते हैं, तो इसका ना राइट है ना लेफ्ट है, तो 0। लेफ्ट नहीं है, राइट है, -1, कोई बात नहीं, -1 बैलेंस्ड हो सकता है। B का भी लेफ्ट राइट नहीं है तो 0।
डी के लेफ्ट में कितने हैं, लेफ्ट में 2 लेवल हैं, राइट में एक भी लेवल नहीं है, ये अनबैलेंस्ड हो गया। फिर ए के लेफ्ट में कितने हैं 1, ए के राइट में कितने हैं 3, तो 1 - 3 - 2, क्योंकि इनका बैलेंस फैक्टर 0 1 -1 से बाहर चला गया है ए और डी का, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस फैक्टर की मदद से ही आप एवीएल ट्री या रेड ब्लैक ट्री में डिसाइड करते हो कि आपका ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि बैलेंस्ड नहीं है तो भाई इसको सही कैसे करोगे, तो 4 तरीके की रोटेशंस होती हैं, एल एल, आर आर, आर एल, एल आर। एल एल रोटेशन को सिंगल रोटेशन भी कहा जाता है। ये तब होता है जब आपने जो नया नोड डाला है वो लेफ्ट ट्री के लेफ्ट में अगर इंसर्ट हो जाए तो वो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कहलाता है। इसके लिए आपको सिंगल रोटेशन करना पड़ेगा, इस सारे ट्री को नीचे की तरफ घुमाना पड़ेगा, मतलब ए नीचे चला गया, बी उसका हेड बन जाएगा और सी इसका चाइल्ड बन जाएगा, ये चीज़ होगी। इस तरीके से आपका हाइट बैलेंस बनेगा। तो वही बताया है कि भैया मान लो जो नोड ए है इसके लेफ्ट चाइल्ड बी में एक लेफ्ट ग्रैंड चाइल्ड लग गया है सी, तो ये अनबैलेंस्ड है। एल एल जब प्रॉब्लम हो जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको राइट रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। बी को नया रूट बना लोगे, ये बी यहाँ पे बी आना चाहिए था, सॉरी, बी को नया रूट बना लोगे, ए एज इट्स राइट चाइल्ड, ए इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा और सी इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए था बी ए सी, ये आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है ना। ये एल एल रोटेशन थी। आर आर रोटेशन कब होगी, जब राइट के राइट में चला जाएगा, ए नोड के राइट में अगर ट्री चला जाए तो यह राइट राइट रोटेशन कहलाती है, ठीक है ना। अब वही सिचुएशन कि एक अनबैलेंस नोड ए है, इसका राइट चाइल्ड बी है, लेफ्ट राइट ग्रैंड चाइल्ड सी है, इसमें लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगी, ये इस तरफ की तरफ मूव करेगा, मेकिंग बी एज द न्यू रोड, यहाँ पे बी आएगा, ए एज द लेफ्ट चाइल्ड ए और ये राइट चाइल्ड सी बन जाएगा। तो ये बी है, ये ए है, ये सी है। एल एल और आर आर को सिंगल रोटेशंस भी कहते हैं क्योंकि इसका एक रोटेशन में आपका आंसर आ जाता है। फिर आती है आपकी आर एल रोटेशन, एल आर रोटेशन, सॉरी। एल आर रोटेशन में क्या हुआ, ए के लेफ्ट चाइल्ड बी के राइट में अगर तुमने सी डाल दिया है तो लेफ्ट और राइट हो गया, तो ये लेफ्ट राइट रोटेशन कहलाती है। तो वही बताया है, ये एल आर रोटेशन इज परफॉर्म्ड व्हेन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए नोड बिकम्स taller by 2 levels compared to the right subtree and the imbalance occurs due to a new node being inserted as the right child। तो इसके लिए क्या करोगे, 2 रोटेशंस होंगी, लेफ्ट रोटेशन भी होगी, राइट रोटेशन भी होगी। Here's step by step. Let's assume we have an unbalanced node A with its left child B and right child C। तो A है, A का B है और B का C है। पहले क्या करो, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करो। इस परफॉर्म ऑन बी मेकिंग C एज द न्यू रूट, C नया रूट बनेगा किसका, सब ट्री का, मतलब यहां से जो B था B की जगह C आ जाएगा। B एज इट्स लेफ्ट चाइल्ड, B इसके लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब लेफ्ट रोटेशन इनकी हुई है पहले सब ट्री की। एंड C इज लेफ्ट चाइल्ड एज द राइट चाइल्ड ऑफ B। C इज द न्यू रोड एंड C इज लेफ्ट, अगर C के कोई चाइल्ड पड़े हैं लेफ्ट और राइट में तो इसके लेफ्ट चाइल्ड B के राइट में बन जाएंगे। फिर राइट रोटेशन परफॉर्म होगी, अब इस ट्री पे राइट रोटेशन परफॉर्म होगी इस तरफ, मेकिंग B एज द न्यू रूट, B अब नया रूट बन जाएगा, ए एज इट्स राइट नोड, ए इसके राइट में चला जाएगा और सी इसके लेफ्ट में चला जाएगा। तो एल आर रोटेशन में 2 रोटेशंस परफॉर्म होंगी आपकी, ये आपका एल आर रोटेशन। अब बात करते हैं लास्ट आर एल रोटेशन की। आर एल रोटेशन है कि एक ट्री के राइट नोड में जाके लेफ्ट नोड में आपने नया नोड इंसर्ट कर दिया है, ट्री अनबैलेंस्ड हो गया है, तो ये भी 2 फेसेस में होगा। क्या, कौन से 2 फेसेस में होगा, पहले सब ट्री के लिए राइट रोटेशन परफॉर्म होगी। तो ये जो B है, फर्स्ट राइट रोटेशन इज परफॉर्म्ड ऑन B मेकिंग C एज द न्यू रूट ऑफ द सब ट्री, C बन जाएगा, B एज इट्स राइट चाइल्ड, B इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, एंड C इज राइट चाइल्ड एज द लेफ्ट चाइल्ड, अगर C का कोई राइट चाइल्ड है तो B के लेफ्ट में चला जाएगा, अभी नहीं है हमारा। देन ए लेफ्ट रोटेशन इज परफॉर्म्ड ऑन A मेकिंग B एज द न्यू रूट, अब यहाँ पे अब लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म होगी, तो इससे क्या होगा, B एज द न्यू रूट, A एज इट्स लेफ्ट एंड C एज इट्स राइट। दिस इज द RL रोटेशन। तो ये 4 रोटेशंस उसने एक्सप्लेन करने को बोली थी, ये मैंने यहाँ पे आपकी लिख दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन खत्म होता है। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।